अब हम प्लांक्स के क्वांटम थ्योरी को पढ़ने के बाद जब बोहर ने अपना एटॉमिक मॉडल बनाया था तो इसे अपने एटॉमिक मॉडल में भी इस्तेमाल किया था इस थ्योरी को। नील बोहर ने रदरफोर्ड के एटॉमिक मॉडल को सही किया था और इन्होंने 1913 में अपना एक मॉडल पेश किया था जिसमें इन्होंने प्लांक्स क्वांटम थ्योरी का इस्तेमाल किया था। अब हम पढ़ लेते हैं कि बोहर ने क्या बताया था। तो बोहर के एटॉमिक मॉडल का पहला पॉइंट ये था कि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के गिर्द एक सर्कुलर ऑर्बिट में घूम रहे हैं जिसे हम एनर्जी लेवल कहते हैं। इसी ऑर्बिट को हम शेल भी कहते हैं। ऑर्बिट तो कहते ही हैं, साथ में एनर्जी लेवल भी कहते हैं। दूसरा पॉइंट ये कहता है कि जब तक इलेक्ट्रॉन अपने शेल में रिवॉल्व यानी घूमता रहेगा तब तक इलेक्ट्रॉन ना ही एनर्जी को वो रेडिएट करेगा यानी कि अपने अंदर से निकालेगा और ना ही एब्जॉर्ब करेगा यानी अपने अंदर जज्ब करेगा। और हम लिथियम के एटम को सपोज कर लेते हैं, समझने के लिए सपोज कर रहे हैं। तो लिथियम के पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन और दूसरे में 1 इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे होते हैं, घूम रहे होते हैं, चक्कर लगा रहे होते हैं। अब जो पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन और दूसरे में 1 इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे हैं, ये एटम की ग्राउंड स्टेट है। इस स्टेट में ना ही कोई एटम अपने अंदर से एनर्जी को एमिट करते हैं और ना ही अपने अंदर एनर्जी को एब्जॉर्ब करते हैं। इस इलेक्ट्रॉन की अपनी एनर्जी इस्तेमाल नहीं हो रही होती। इस वक्त जब वो ग्राउंड स्टेट में है तो इलेक्ट्रॉन की अपनी एनर्जी इस्तेमाल नहीं हो रही है, बल्कि वो उस रास्ते की एनर्जी को इस्तेमाल कर रहा है। वो इलेक्ट्रॉन उस ऑर्बिट के रास्ता जो है वो ऑर्बिट है, उस ऑर्बिट की एनर्जी को इस्तेमाल कर रहा है जिस पर वो इलेक्ट्रॉन घूम रहा है। यानी कि इलेक्ट्रॉन एनर्जी लेवल की एनर्जी को यूज करता है। भाई इलेक्ट्रॉन कैसे घूम रहे हैं? इस ऑर्बिट में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से इलेक्ट्रॉन का नेगेटिव और प्रोटॉन का पॉजिटिव चार्ज अट्रैक्ट कर रहा है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे हैं। तीसरा पॉइंट ये बताता है कि अगर इलेक्ट्रॉन लो एनर्जी लेवल से हायर एनर्जी लेवल की तरफ जाता है, वो एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है। सबसे पहले तो ये समझे कि जैसे जैसे शेल न्यूक्लियस से दूर होता जाएगा उसकी एनर्जी लेवल बढ़ते जाएगी। जैसे लिथियम की एग्जाम्पल लेते हैं, इसके के शेल में 2 इलेक्ट्रॉन हैं। इस शेल की एनर्जी 10 जूल है और एल शेल है उसकी एनर्जी 15 जूल है। ये सपोज किया जस्ट। तो के शेल यानी कि एनर्जी लेवल जो है वो लो है, उससे अगर इलेक्ट्रॉन कूद कर उछल कर चलिए एल शेल में यानी एनर्जी लेवल जो है हाई में चले गया, लोअर एनर्जी लेवल से हायर एनर्जी लेवल की तरफ जा रहा है, तो इसे 5 जूल को एब्जॉर्ब करना होगा। क्योंकि 10 जूल और 15 जूल में क्या फर्क हुआ? जब 10 जूल था तो वो अपने ग्राउंड स्टेट में था और उसने कहीं सराउंडिंग से किसको एब्जॉर्ब किया? एनर्जी को एब्जॉर्ब किया। और कितनी एनर्जी को एब्जॉर्ब किया? 5 जूल एनर्जी को एब्जॉर्ब किया। तभी वो किस काबिल हुआ? एल शेल में जाने के काबिल हो सका। तो वो एल शेल में कूदकर चले गया, जिसके बाद इलेक्ट्रॉन जंप करके एल शेल में चला जाएगा और ये इलेक्ट्रॉन की एक्साइटेड स्टेट कहलाएगी। जब ये कूदकर ग्राउंड स्टेट से इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड स्टेट में चले गया है तो ये क्या स्टेट है? एक्साइटेड स्टेट है, जब दूसरे शेल में कूदकर चले गया इलेक्ट्रॉन। अब अगर इलेक्ट्रॉन को जो हायर एनर्जी लेवल में वो चले गया है उससे लोअर एनर्जी लेवल में आना होगा तो वो क्या करेगा? तो उसे एनर्जी को एमिट करना होगा। वो 5 जूल एनर्जी जो ज़्यादा है उसके पास, वो 5 जूल एनर्जी को अपने अंदर से निकाल देगा, बाहर फेंक देगा और फिर वो वापस कहाँ पर आ जाएगा? के शेल में आ जाएगा, अपने शेल में ग्राउंड स्टेट में वापस आ जाएगा। दूसरे शेल की एनर्जी क्या थी? 15 जूल। पहले की क्या है? 10 जूल। तो अगर इलेक्ट्रॉन पहले वाले ऑर्बिट में आना चाहेगा तो भाई जाहिर सी बात है वो पहले 5 जूल एनर्जी को अपने अंदर से निकालेगा। ये 10 जूल और 15 जूल की एनर्जी सिर्फ हम सपोज कर रहे हैं, वरना तो हर एनर्जी लेवल की एनर्जी फिक्स्ड होती है। 5वां पॉइंट ये कहता है कि जो भी एनर्जी एब्जॉर्ब होगी या एमिट होगी वो क्वांटा यानी एनर्जी पैकेट की सूरत में होगी। अब ये समझना होगा कि न्यूक्लियस से जो पहला ऑर्बिट होगा उसे हम E1, दूसरा ऑर्बिट E2 कहलाएगा और तीसरा E3, E4 वगैरह चलता जाएगा ऐसे। इस मॉडल का छठा पॉइंट ये कहता है कि ये जो एनर्जी रिलीज या एब्जॉर्ब हो रही है ये
कितने अमाउंट में हो रही है इसे हम एक फॉर्मूला से कैलकुलेट कर सकते हैं। डेल ई यानी चेंज इन एनर्जी बराबर होता है E2 माइनस E1, यानी हायर एनर्जी लेवल को अगर हम लोअर एनर्जी लेवल से माइनस कर देंगे तो हमें चेंज इन एनर्जी मिल जाएगा कि कितने एनर्जी का चेंज आ रहा है। जब वो हायर एनर्जी लेवल से लोअर एनर्जी लेवल की तरफ आ रहा है, ये लोअर से हायर की तरफ जा रहा है, तो एनर्जी चेंज क्या आ रहा है, कितने एनर्जी को चेंज करना पड़ रहा है, कितने जूल को। यहाँ तो 5 जूल हम लोग जो एग्जाम्पल लिए थे उसमें 5 जूल आ रहा था। अगर कोई इलेक्ट्रॉन इसे E2 में जा रहा है तो हम अगर E2 को E1 से सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमें चेंज इन एनर्जी मालूम हो जाएगी कि एनर्जी में कितनी तब्दीली आई। डेल ई यानी चेंज इन एनर्जी बराबर होता है H प्लैंक्स कांस्टेंट मल्टीप्लाई बाय न्यू यानी फ्रीक्वेंसी के। एक फार्मूला से हम चेंज इन एनर्जी को मालूम कर सकते हैं। इस फार्मूला में H तो हमें मालूम है कि एक प्लैंक्स कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू भी हमें मालूम है। न्यू भी हमें मालूम होना चाहिए कि इस एनर्जी लेवल से दूसरे एनर्जी लेवल में जाने की इसमें रेडिएशन ऑफ फ्रीक्वेंसी यानी फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन क्या है। 7वां पॉइंट ये है कि कोई भी इलेक्ट्रॉन किसी भी ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रही है तो इस इलेक्ट्रॉन का एंगुलर मोमेंटम बराबर होगा h/2 पाई के। h प्लैंक्स कांस्टेंट है और पाई की वैल्यू भी कांस्टेंट होती है, तो h/2 पाई के इंटीग्रल मल्टीपल के बराबर क्या होना चाहिए, एंगुलर मोमेंटम उस इलेक्ट्रॉन का जो कि वो रिवॉल्व कर रही है जिस ऑर्बिट में। मोमेंटम हमें मालूम है कि क्वांटिटी ऑफ मोशन को कहते हैं, लेकिन P = mv लीनियर मोमेंटम होता है कि अगर बॉडी सीधी लाइन में ट्रेवल कर रही है तो इस बॉडी की मोशन की क्वांटिटी लीनियर मोमेंटम कहलाएगी। लेकिन अगर यही बॉडी किसी सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व कर रही है, घूम रही है, चक्कर लगा रही है, तो इसकी मोशन की क्वांटिटी क्या होगी, इसकी मोशन की क्वांटिटी को हम एंगुलर मोमेंटम कहेंगे। एंगुलर मोमेंटम में हम लीनियर मोमेंटम को r से ज़र्ब देते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं, यानी कि हमें इस सर्कुलर पाथ के रेडियस को भी कैलकुलेशन में शामिल करना होगा। तो बोहर के इस क्वांटाइजेशन पोस्टुलेट के मुताबिक mvr यानी एंगुलर मोमेंटम बराबर है nh/2 पाई। n जो है नंबर ऑफ ऑर्बिट को कह रहे हैं, h जो है वो प्लैंक्स कांस्टेंट है और पाई की वैल्यू भी कांस्टेंट होती है। और mvr क्या हो गया, mvr तो एंगुलर मोमेंटम है। इस फॉर्मूला में n जो है वो नंबर ऑफ शेल है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करिएगा। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।